हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कक्षा 9 के वर्कशीट नंबर पंचम यानी गणित विषय के वर्कशीट नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो है पहले वाले वर्कशीट में डिस्कशन किया था कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्य क्या होता है। तो माध्य की जो डेफिनेशन थी वो ये है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि आपके जो पद हैं उनका योग बट्टे पदों की संख्या, ये माध्य का सूत्र होता है। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 1, 2, 3। अगर हमसे कहा जाए कि इनका माध्य ज्ञात कीजिए, तो स्टूडेंट्स इसके लिए सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू आता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, यानी कि 1 धन 2 धन 3, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रेक्षण हैं 1, 2, 3, इनका योग हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 3। बट्टे में 3 क्यों आया स्टूडेंट्स? क्योंकि ये टोटल जो इनकी संख्या है वो 3 है, 1, 2, 3, मतलब टोटल 3 है ये। और इनका योग जो हमारा आ जाएगा 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6/3 आ जाएगा। और 6/3 का जो माध्य इसे सॉल्व करके आया 3 दूना 6, यानी कि माध्य आ जाएगा 2। ठीक है, तो 1, 2, 3 का माध्य अगर पूछा जाए तो 2 आंसर आ जाता है। तो ये तो होता है हमारा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या से माध्य निकाला जाता है। इसके अलावा दूसरा आपने पढ़ा था पहले वाले वर्कशीट में, बहुलक। तो बहुलक आपका क्या होता है कि प्रेक्षणों में जो संख्या सबसे अधिकतम बार आती है उसको बहुलक कहते हैं। तो दिए गए पदों के एक बहुपद में, एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद इस समूह का बहुलक कहलाता है। यानी किसी भी जो पदों का समूह है, यानी कि जो ग्रुप बनाया गया है किसी भी पदों का, तो उसमें जो संख्या सबसे अधिकतम बार आती है उसको बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। अब 10 बच्चों के टेस्ट में 10 में से माना किसी के 8, किसी के 6, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 6 और किसी के फिर 8, और फिर किसी का 0 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 बच्चों के हमने नंबर लिख लिए। एक का पहले का 8, दूसरे का 6, तीसरे का 2 नंबर आए हैं, चौथे का 1 नंबर, पाँचवें का 4, छठे का 8, सातवें का 6, फिर 8, फिर 0, फिर 10। अब आप इसमें देख रहे होंगे, हमें इसका बहुलक निकालना हो तो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिकतम बार आई होती है उसको बहुलक कहते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ सबसे अधिकतम बार आया है 8। देखो 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार यहाँ पर 8 आया है। तो सीधे सीधे इसका जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने पहले वाले वर्कशीट में पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पदों का प्रबंधन। तो पदों का प्रबंधन कैसे किया जाता है? किसी विशेष स्थिति में पद बहुत अधिक हो जाते हैं तो उन्हें समझना या फिर निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में एकत्रित पदों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जिसे आलेख कहते हैं। तो आलेख किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि जो पदों को चित्रों द्वारा, ठीक है, जो है किसी स्थिति में जो आंकड़े होते हैं, किसी प्रकार के जो आंकड़े हैं, अगर उनको आप एकत्रित करके और उनको चित्र द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है आलेख। आगे बढ़ते हैं। आलेखों का उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों के द्वारा दिखाना है, जिससे कि वे शीघ्र और स्पष्टता से समझे जा सकें। आलेखों के जो प्रकार होते हैं, तो चित्रालेख होता है जिसको पिक्चोग्राफ कहते हैं। तो एक चित्रालेख पदों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। संकेतों का प्रयोग करते हुए पदों का चित्रीय निरूपण ही चित्रालेख कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए नीचे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में बिकने वाली पुस्तकों का विवरण दिया गया है। जुलाई में पुस्तकें बिकी 500, अगस्त में बिकी 400, सितंबर में बिकी 600 और अक्टूबर में बिकी 300। ठीक है, इन पदों को चित्रालेख के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर ये माना गया है कि एक किताब को 100 किताबों के बराबर मानना है अपने, यानी कि आपने एक किताब का चित्र बनाया है तो समझ लीजिए ये हमारे एक्चुअल में क्या है, 100 किताबों को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे जुलाई में टोटल 500 किताबें हैं स्टूडेंट्स, तो जुलाई में 500 किताबें हैं तो एक किताब 100 को दर्शाती है, तो 500 किताबों को दर्शाने के लिए आपको 5 किताबें बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जुलाई में बनाई गई है 5 किताबें, आप देख रहे होंगे जुलाई में 5 बनाई गई हैं। अगस्त में आपके पास 1, 2, 3, 4 इसलिए बनाई गई क्योंकि टोटल किताबें 400 हैं। और सितंबर में आपकी बनाई गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो यहाँ 6 किताबें इसलिए बनाई गई क्योंकि सितंबर में 600 किताबों को दर्शाना है, और अक्टूबर में बनाई गई 1 2 3, यानी कि 3 इसलिए बनाई गई हैं कि टोटल 300 किताबों को दर्शाना है। आपको पता है कि एक चित्र जो दर्शा रहा है, जो एक चित्र इस तरीके से बनाया गया है वो दर्शा रहा है स्टूडेंट्स, ये चित्र जो है 100 किताबों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर माना गया है, तब जाके इतने कम चित्र बनाने पड़े हैं। अन्यथा की स्थिति में जुलाई के महीने में 500 किताबें अगर बनानी है तो ये कॉपी में बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर मान लिया जाता है कि 100 किताबों को एक किताब प्रदर्शित की कर रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पिक्चोग्राफ, या इसको कहते हैं हम चित्रलेख। ठीक, अब इस चित्रलेख पर आधारित कुछ प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। किस माह पुस्तकों की बिक्री सर्वाधिक हुई है? तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख रहे होंगे कि सितंबर का महीने का सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं, तो सितंबर में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है 600 किताबों की। किस माह पुस्तकों की बिक्री सबसे कम हुई है? तो सबसे कम जो हुई है वो अक्टूबर में हुई है। आप देख रहे होंगे अक्टूबर में सबसे कम किताबें बनाई गई हैं, 300 किताबें यहाँ पर अक्टूबर में बिक्री हुई है। ठीक है, तो सबसे कम। क्या कोई ऐसा माह है जिस माह पुस्तकों की बिक्री ना हुई हो? तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 के 4 महीनों में जो है किताबों की बिक्री सभी में हुई है, तो ऐसा कोई भी माह नहीं है। ठीक है, आप उपरोक्त आलेख को देखकर ही इन प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं और इसमें प्रयुक्त चित्र पदों को समझने में सहायता करते हैं। अभ्यास हेतु प्रश्न आपको दिए गए हैं। एक दुकानदार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को क्रमशः 400, 300, 100 और 200 पेन बेचता है। तो इन पदों को चित्रालेख बनाइए। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें जैसे यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लिखा है, ऐसे आपने लिख देना है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार लिख देना है। ठीक है, और सोमवार के आगे आपने लिख देना है 400, यहाँ पे 400 लिख देना है, और मंगल के आगे 300 लिख देना है, बुध के आगे 100 लिख देना है। जैसे यहाँ सोम बनाया सोमवार, और फिर मंगल है ना, फिर बुध और फिर बृहस्पति। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कितने बना देना है आपने? 400 लिखना है, और यहाँ कितना लिखना है? 300, यहाँ लिखना है 100, और यहाँ पे लिख देना है 200। ठीक, ये पेनों की संख्या होगी। ठीक, अब आप चित्र आलेख द्वारा बनाएंगे तो आप लिख देंगे कि एक पेन का चित्र बराबर 100 पेनों के बराबर। एक पेन बराबर कितने के बराबर प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर पैमाने में? एक पेन जो है 100 पेन के बराबर है। तो आप यहाँ पर बनाओगे 400 के लिए आपको कितने पेन बनाने पड़ेंगे? भाई 100 पेनों को एक पेन दर्शा रहा है, तो 400 पेनों को दर्शाने के लिए आपको 4 पेन बनाने पड़ेंगे। तो एक पेन ऐसे बना दोगे, दूसरा बना दोगे, ऐसे तीसरा बना दोगे, ऐसे चौथा बना दोगे। ठीक है, नीचे सेकंड वाले में 300 बनाने, तो 300 में 1 2 3 4 ऐसे करके पेन बना सकते हैं। ठीक है, पेन का चित्र पेन की तरह ही बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, तीसरे वाले में जो बृहस्पतिवार है उस दिन 100 ही हुए, तो 100 के लिए एक ही पेन बनानी पड़ेगी, और बुधवार को और बृहस्पतिवार को 200 हैं तो दो दो पेन बना दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि दंड आलेख। अब दंड आलेख क्या होता है स्टूडेंट? इस आलेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दंड का प्रयोग सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिनके बीच में समान दूरी रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या के मान को निरूपित करती है। पदों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण दंड आलेख या दंड आरेख कहलाता है। दंड आलेख या दंड आरेख दोनों एक ही अर्थ दर्शाते हैं। तो देखिए, जैसे 2017 है, 2018, 2019, 2020, 2021, तो यहाँ इधर को तो आपने सन लिख देने हैं और ऊपर को आपने लिख देने हैं संख्या। ठीक है, आपके दो कॉलम बनाए गए हैं आपको। तो 2017 में 100 थे, तो आपने देखा होगा यहाँ से ऊपर को जो दर्शाया गया है, ये ऊपर को 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, यानी कि 50-50 का अंतराल बनाया गया है, और इधर एक एक साल का अंतराल बनाया गया है। अब आप देख रहे होंगे 2017 में जो है 100 छात्रों की संख्या थी, तो 2017 वाले में देखिए यहाँ 100, ये 100 की लाइन के बराबर डंडा बनाया गया, दंड आलेख इसको कहते हैं। 2018 में 250 थी, तो 2018 का ये दंड आलेख है, कितने पर जोड़ा गया है? 250 के बराबर। 2019 में 200, तो 2019 का ये 200, ये 200 के बराबर लाइन खींचिए। देख रहे होंगे आप, इसका टॉपेस्ट एरिया लाइन मिलाई जाती है, इसका टॉपेस्ट 300 दिख रहा होगा, इसका टॉपेस्ट 350 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है दंड आलेख का हिसाब किताब इस तरीके। और इनके बीच जो आलेख होते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना स्टूडेंट, वो इस डिफरेंस सब में बराबर होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद
अभ्यास ये तो आपको प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपने इसमें क्या करना है, नीचे महीने लिख देने हैं और ऊपर को संख्या लिख देने हैं 50, 100, 150, 200, 250 करके, और उसके बाद उसका दंडालेख बना देना है। द्विक दंडालेख या जो डबल बार ग्राफ इसको कहते हैं, दंडालेख को बार ग्राफ कहते हैं। अब ये डबल बार ग्राफ यानी कि एक ही चित्र में दो दो चीज़ें दर्शानी हैं। तो वर्ष विषय दिया गया है 2005, 2006 में और 2006-07 का दिया गया है। गणित में 60, सामाजिक ज्ञान में 70, विज्ञान में 60, अंग्रेजी में 70, हिंदी में 65। ये है 2005-06 का। और 2006-07 का है गणित में 30, सामाजिक ज्ञान में 50, सम विज्ञान में 60, अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 55। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो दंड आलेख बनाया गया है, ये इन प्रश्नों को द्विक दंड आलेख द्वारा निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आपके पास 10, 20, 30 करके ऊपर को दंड आलेख बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे पास अंक यहाँ पर छोटे छोटे हैं। 10, 20, 30 का अंतराल बहुत अच्छा अंतराल हो रहा है, इसमें संख्याएं छोटी हैं। तो गणित में टोटल है 60, तो देखिए ये देख सकते हैं आप दंड आलेख। और यहाँ पर गणित में जो 2006-07 में था उसमें 30 हैं, तो 30 हैं। तो देखो ये दूसरा वाला जो काला किया गया है, ये वाला दंडालेख 30 को दर्शा रहा है, और जो जो सफ़ेद वाला दंडालेख है वो 60 को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एक ही का उसमें दो दो चीज़ों को हम दर्शा सकते हैं। ऐसे सामाजिक ज्ञान में एक में 70, एक में 50, तो सामाजिक ज्ञान का आप देख रहे होंगे ये 70 हो गया, और ये कौन सा हो गया, दूसरा 50 हो गया। ठीक है, ऐसे आपका विज्ञान का है, एक गणित उसमें विज्ञान में 60 और 60 है दोनों में, तो दोनों दंडालेख बराबर है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसके जो एग्जांपल आपको दिया गया है इसको भी आप ऐसे ही बनाएंगे, चित्र को समझिए और उसके बाद उसके आधार पर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संयोग या प्रायिकता। तो प्रायिकता का अर्थ होता है स्टूडेंट्स संभावना। प्रायिकता कोई भी जब हम लेते हैं प्रायिकता, तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं होता। प्रायिकता का मतलब होता है केवल संयोग यानी कि संभावना। हम जानते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम चित या पट आता है। सिक्का उछालने पर प्राप्त होने वाले परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। आप जब भी स्टूडेंट, जब आप कभी कोई चीज़ खेलते हैं तो आप सिक्के को उछाल कर हेड टेल करते हैं, और हेड टेल करके जो कैप्टन बोलता है उसके अकॉर्डिंग, जिसके कथन के अनुसार आ जाता है, तो वो टीम जो है पहले बैटिंग करती है। ये आपने क्रिकेट खेलते वक्त देखा होगा, तो वही उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। भाई जब सिक्के को उछाला जा रहा है तो किसी को पता ही नहीं कि हेड आएगा टेल आएगा, तो दोनों टीमों के कैप्टन होते हैं, एक कहता है हेड चाहिए, एक कहता है टेल चाहिए। तो दोनों स्थिति में क्या हो जाता है कि दोनों में से कुछ भी आ जाता है, और जो जो आ जाता है, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए सिक्के में, तो जो जो भी आता है वो टीम जीत जाती है और उसको पहले बैटिंग करने का मौका दिया जाता है। तो ये आपने देखा होगा, तो इसी को संयोग कहते हैं। तो प्रायिकता का मतलब कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, प्रायिकता का मतलब होता है केवल संयोग से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास जैसे एक सिक्के को उछालने पर अगर आप हेड की बात करें तो हेड आने की संभावना 1 है उसमें, और टेल आने की संभावना कितनी है, 1 है। क्योंकि सिक्के के 2 हिस्से होते हैं, आप देख रहे होंगे सिक्का होता है, इधर इधर आपका अशोक का चित्र बना होता है, ऐसे करके अशोक का चित्र बना होता है, और दूसरी तरफ संख्या लिखी रहती है। तो जिधर अशोक का चिन्ह बना होता है उसको हम कहते हैं हेड, और जहाँ संख्या लिखी रहती है दूसरी साइड, जैसे 5 रुपये लिखा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, टेल। ठीक है, TAIL टेल होता है, और हेड होता है। ठीक है, 2 चीज़ें होती है, तो एक और हेड एक और टेल। हेड को चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हेड को क्या कहा जाता है, चित। हेड को कहा जाता है चित, और टेल को कहा जाता है पट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है। अब इसमें आपको ये पूरा समझाया गया है, आप इसको ध्यान से समझेंगे और उसके बाद आगे हम इसमें क्वेश्चन पर चलते हैं, अभ्यास हेतु प्रश्न। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो समझाया गया ये बहुत सिंपल है, आप इसको पासे में समझेंगे ज्ञान। तो मैं इसी प्रकार की चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में ही बता देता हूँ सीधे सीधे क्या होने वाला है करके, बाकी ये आपने पढ़ना है। एक पासे को 100 बार उछालिए और परिणामों को रिकॉर्ड कीजिए। देखो स्टूडेंट, पासा क्या होता है, आप जो लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होती है जिसको उछालते हैं, आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है लूडो में, ये इस तरीके का होता है जो जिसको आप उछालते हैं, है ना। इस तरीके का उसमें एक तरफ एक बिंदा, कहीं 2 बने होते हैं, कहीं 3 बने होते हैं, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6 ऐसे बने होते हैं। तो जब आप खेलते हैं तो उसको कहते हैं डाइस, इनके उसको पासा कह सकते हैं। को 100 बार उछालिए कह रहा है। अब देखो ये काम तुमने खुद करना है, एक लूडो का डाइस लेना है, उसको 100 बार उछालना है, और जो भी आंसर निकलने ना, जैसे आपने एक बार उछाला आपका 6 आ गया माना, ठीक है, आप लूडो तो खेलते हैं, आपको आता ही है 6 क्या होता है, तो एक बार उछालने पर 6 आ जाए तो नोट कर लेना 6 आ गया। दूसरी बार उछाला
तो हो सकता है 5 आ जाए, तो 5 को भी एक 5 वाली लाइन में भी लिख देना है, ऐसे निशान बना लेने हैं, कुछ न कुछ निशान बना, मतलब टोटल आपने 100 बार इसी प्रकार करना है। और जो भी आपका आ रहा है उसको उछाल के उसको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि 5 एक कितनी बार आया है। अब माना आपके उछालते उछालते एक आपका 20 बार आ गया, तो आपकी प्रायिकता क्या होगी एक आने की? एक आने की प्रायिकता होगी 20/100, क्योंकि प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, इस सूत्र को भी हम याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है स्टूडेंट? अनुकूल परिणाम का मतलब है जिसके बारे में पूछा गया है, उसको अनुकूल कहते हैं। और कुल संभावित परिणाम का मतलब है कि आपने टोटल जितनी घटनाएं आपके साथ हुई हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं टोटल हुई हैं 100, क्योंकि 100 इसलिए हुई हैं क्योंकि 100 बार उसको उछाला जा रहा है, ठीक है। और 100 बार उछालने पर माना हमने मान लिया कि 20 बार एक का आया है, सॉरी एक आया है 20 बार, ठीक है। तो 20/100 आंसर आ जाएगा। अब माना आपका तीन जो है केवल 15 बार ही आया और बाकी बार अन्य संख्या आ गई, तो 15/100 3 आने की प्रायिकता हो जाएगी। ऐसे ही 4 आने की प्रायिकता, अब 4 कितनी बार आया वो आपको पता होना चाहिए, और आप उतना बटे 100 लिख दोगे। 5 जितनी बार आया उतना बटे 100, 6 जितनी बार आया उतना बटे 100। लेकिन ध्यान रहे ये 1 2 3 4 जो आ रहे हैं ना, ये जितनी बार आएंगे इनको जोड़ के टोटल 100 आना चाहिए। ऐसा पता चला कि आपने उछाला किया 100 बार और आपके इनके आंसर आ गए 200 या 150 आ गए, तो गलत है। तो जैसे आप एक आने की प्रायिकता, मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। माना आपका एक आने की प्रायिकता आ गई 20/100, है ना, 20 बार एक आया। 2 आने की प्रायिकता 15/100, उदाहरण के तौर पर। 3 आने का आपका 30/100 हो सकता है, ठीक है। 4 आने का माना 10/100, है ना। और 5 आने का माना आपका आ जाए 5 आ जाए आपका 20/100, ठीक है। तो आप कितना हो गए देखो, 20 और 15 35, 35 और 30 65, 65 और 10 75, 75 और 20 95। तो आपका 6 आने की प्रायिकता कितनी बचेगी? 5/100, क्योंकि 95 और 5 100 हो जाएगा, तो 100/100 आंसर होना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। ये आपने खुद करना है। जब आप इसको डाइस नहीं उतारोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ज्ञात कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आए हैं, केवल ये बताना है आपने, इसमें प्रायिकता भी नहीं निकालनी थी, केवल ये लिखना था कितनी बार आ रहे हैं, कौन सी चीज़ कितनी बार। तो 100 बार उछालने का काम आपने करना है, आपको लग जाएगा आधा घंटा, लेकिन आपने इसको करना है। सेकंड कहता है एक डिब्बे में 5 कंचे हैं जिन पर 1 से 5 तक की संख्याएं लिखी हैं। अब देखो 5 कंचे हैं, कह रहा है 1 2 3 4 5। इसमें 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, इसमें 4 लिखा है, इसमें 5 लिखा है, सब में अलग अलग। अब ये कहता है कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो बिना देखे अगर उसमें से आप निकालोगे तो कोई भी चीज़ भी आ सकती है। तो 2 कितनी बार है? इसमें केवल 1 बार है। और कुल कंचे कितने हैं? 5। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? अनुकूल का मतलब होता है जिसके बारे में कहा। अब 2 कितनी बार है? इसमें केवल 1 बार है। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 5 हैं, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? अब 5 कितनी बार आया है? इसमें 1 ही बार आया है। 5 आया है 1 बार, और कुल कंचे कितने हैं? सॉरी गलत हो गया, 5 1 बार आया है और कुल कंचे कितने हैं? 5 हैं, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम होता है ना, आपको जिसके बारे में कहा गया उसको देखना है वो कितनी बार है। तो संख्या 5 के बारे में पूछा गया तो 5 कितनी बार है? केवल 1 बार है। तो 5 1 बार है, तो 1/5 आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टोटल कंचे तो 5 है ना आपके पास। तो बट्टे में तो आपकी जो चीज़ जितनी बार है उसको पूरा लिखना है, और ऊपर वाले में अंश में क्या आता है? जिसके बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इसको समझें। एक थैले में 7 लाल गेंदे हैं। देखो एक थैला है, उसमें 7 लाल कलर की गेंदे हैं, 3 4 5 6 7, 2 4 3 7, 7 लाल कंचे गेंदे हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। अब इसमें से बिना देखे एक गेंद, इसकी क्या प्रायिकता, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखो एक गेंद निकाली जाती है, टोटल कितने हमारे पास? टोटल गेंदें हमारे पास 7, और 7 के 7 गेंदें कैसे कलर की हैं? लाल रंग की। अब देखो 7 के तो लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता अगर पूछी जाए तो क्या आ जाएगी? 7/7, क्योंकि 7/7 का मतलब है 1। क्यों होगा? क्योंकि सारे की सारी गेंदें तो लाल है ना इसमें। तो अगर आप लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालोगे तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपकी 7/7, क्योंकि कोई भी गेंद आप निकालोगे तो सब के सब लाल हैं, तो लाल ही निकलेगा। तो 7/7 इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा,
ठीक है, प्रायिकता पूछी गई है इसमें। इसमें ये नहीं कहा गया कि एक कंचे को निकालने के बारे में बताइए, इसमें कहा गया है कि एक कंचे को निकालने की प्रायिकता बताइए। तो एक कंचे निकालना है तो कौन से कलर का होगा, लाल रंग का होगा, तो लाल रंग का आंसर आ जाएगा। तो 7/7, 7 के 7 लाल रंग के हैं। अगर इसमें माना उदाहरण के तौर पे बच्चों इसमें ये होता कि 7 गेंदें टोटल हैं और आपसे कहता है कि 4 गेंदें इसमें से लाल हैं और 3 गेंदें हरी हैं, ठीक है, तो आपसे तब लाल गेंद की प्रायिकता पूछता, तो तब क्या हो जाता आपका 4/7 आंसर आता, क्योंकि 4 ही गेंदें लाल होती ना उसमें, तो 4/7 आंसर आता, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये कहता है कि संबंधित अन्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आप इसी प्रकार से अपने मन से प्रश्न बनाकर समझ सकते हैं। जैसे आपने किसी से क्वेश्चन कर दिया कि भाई अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होने की प्रायिकता बताइए, है ना। गाड़ी स्टार्ट होने की तो 1/2 है, क्योंकि अगर हम शुरू का गाड़ी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो 1/2 है, क्योंकि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 2 तरीके हो गए ना उसमें, ठीक है। अब कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है, उसके सफल होने की प्रायिकता, अब क्या होगा, अगर उसने मेहनत की होगी तभी पास होगा, नहीं की होगी तो फेल हो जाएगा। तो वहाँ पर भी पास होने की संभावना क्या है, 1/2 है। क्यों है, क्योंकि वो पास पेपर दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि पास ही हो जाए, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो पास होने की प्रायिकता भी 1/2 ही, फेल होने की प्रायिकता भी 1/2 हुई, ठीक है। लेकिन अगर अगर आपसे कहा जाए, देखो यहाँ पर दिया गया, अगर आपसे कहा कि एक बच्चे के 9 में से पास होने के बाद 10 में जाने की प्रायिकता, 9 से पास होकर 10 में जाने की प्रायिकता, भाई जब बच्चा 9 में से पास हो गया है तो जाएगा कहाँ, 10 में ही तो जाएगा। तो उसकी प्रायिकता पूरी 1 हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसने 9 में से पास हो गया तो 10 में ही जाना है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी बच्चे के 9 में से पास होकर 8 में जाने की प्रायिकता, अब 9 में से पास होकर कोई बच्चा 8 में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो 9 में से पास होकर 10 में ही जाएगा, 8 में कभी नहीं जाएगा। तो 9 में से पास होकर 8 में जाने की प्रायिकता 0 होगी, और 9 में से पास होकर 10 में जाने की प्रायिकता क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिक्स होते हैं ये आंसर फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही पॉसिबल है, उसके अलावा कुछ संभव है ही नहीं। लेकिन किसी बच्चे के पेपर दे के पास होने की प्रायिकता 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो पेपर दे रहा है, हो सकता है उसने मेहनत ना की हो सकता है वो किसी विषय में कमज़ोर हो, तो वो फेल भी हो सकता है ना। तो उसके लिए दोनों घटनाएं हैं, पास भी होने हो सकता है, दो फेल भी हो सकता है। तो ये पास होना या फेल होना 2 घटनाएं हो गई। अब उसमें से पास होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो पास होने की प्रायिकता का मतलब 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक 50-50 हो गया ना उसका, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 5। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे, और जो इसमें अभ्यास प्रश्न है इनको खुद सॉल्व करेंगे, और समझते हुए वीडियो को पॉज आप रोक के पॉज करके आप जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार का था ये आपका वर्कशीट नंबर 5। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।